मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने होंठ भींच लिए, चेहरा बहुत खराब लग रहा था। चलो लकड़ी वाले कमरे में देखते हैं, बूढ़ी भेड़ अभी अंदर है या नहीं, तभी पता चल जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से सटकर डरते डरते लकड़ी वाले कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में गहरा डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बूढ़ी भेड़ कहीं नहीं थी। ली हुआ का चेहरा तुरंत उतर गया। इसका मतलब शायद हमारा अंदाजा सच है। मैं उस भेड़ को मार दूंगा, अपने पापा का बदला लूंगा, मैं बोला। लेकिन अगर वो सच में कोई राक्षसी चीज बन चुकी है तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन ली हुआ जिद पर अड़ गया। वो चाचा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं उसे रोक नहीं पाया। मुझे डर था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा, इसीलिए मैं जोर से चिल्ला उठा। मेरे मम्मी पापा जाग गए और आंखें मलते हुए बाहर आए। आधी रात को तुम दोनों क्या कर रहे हो? ली हुआ ने जैसे ही मेरे पापा मम्मी को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगा। चाचा, मेरे पापा को खा लिया गया। उस बूढ़ी भेड़ ने उन्हें खा लिया। मेरे माता पिता उसकी बात सुनकर चौंक गए। ये क्या बकवास कर रहे हो? एक भेड़ इंसान कैसे खा सकती है? ली हुआ बोला। अगर भरोसा नहीं तो मेरे पापा के कमरे में चलकर देख लो। हम सब चाचा के कमरे में गए। दरवाजा खोला तो देखा चाचा आराम से सो रहे थे। उनका शरीर बिल्कुल पहले जैसा था, न मोटे लगे न कुछ अजीब। हमारी आवाज से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कहा, इतनी रात को क्या कर रहे हो तुम लोग? पापा अब ठीक है ना? ली हुआ भागकर उनसे लिपट गया और ध्यान से देखने लगा। कोई चोट नहीं थी। चेहरा और आवाज भी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मैं और ली हुआ कसम खा सकते थे कि हमने पहले उन्हें असामान्य रूप से फूला हुआ देखा था। शायद हमसे गलती हुई हो। लेकिन लकड़ी वाले कमरे से भेड़ सच में गायब थी। कहीं वो गांव में तो नहीं निकल गई? किसी ने देख लिया तो मार देंगे। हम सब भागकर वापस वहां पहुंचे। लेकिन अंदर जाकर देखा, बूढ़ी भेड़ फिर से वही थी। वो आंखें बंद करके ऐसे सो रही थी जैसे कभी गई ही नहीं। मेरे पापा ने राहती सांस ली और हमें डांटने लगे, बस करो, अब बेकार की बातें मत सोचो, जाकर सो जाओ। हम वापस लौटने लगे। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और वही नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो भेड़ पता नहीं कब आंखें खोल चुकी थी। पूरा शरीर इंसान की तरह सीधा उठाकर दरवाजे की दरार के पास खड़ी थी और हमारी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि बयान करना मुश्किल था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे मुंह फैलाकर मुस्कुराने लगी। एक बहुत अजीब ठंडी मुस्कान मुझे धुंधला सा दिखा। उसके मुंह में नुकीले तेज दांत उगाए थे और उन दांतों पर गहरे लाल रंग जैसे कुछ दाग लगे हुए थे। मैं ठंडे पसीने से भर गया। फौरन मुंह घुमाकर वहां से निकल आया। हम कमरे में वापस आ गए। सुबह के लगभग 3 बजने वाले थे, लेकिन हम दोनों आंखें खोले पड़े थे। नींद नहीं आ रही थी। ली हुआ धीरे से बोला, तुम्हें लगता है वो सच में मेरे पापा थे? मैं कांपती आवाज में बोला, बहुत अंधेरा था, शायद हमने गलत देखा। अंधेरे में उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। फिर उसने कहा, लेकिन जब मैंने पापा को छुआ तो मुझे इंसान जैसा एहसास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं किसी सड़ी हुई फिसलन भरी सूअर की खाल छू रहा हूँ। मैं डर गया। उसने फिर पूछा, क्या तुमने कभी मुर्दा खाल भेड़ की कहानी सुनी है? मैंने सिर हिलाया, लेकिन पता नहीं क्यों फिर से सिहर उठा। उसकी आवाज धीमी थी पर बहुत डरावनी लग रही थी। तुमने कहा था ना, 20 साल से ज्यादा जीने वाले जानवर राक्षस बन जाते हैं। मुझे याद आया, बचपन में पड़ोस के दादाजी भी एक कहानी सुनाते थे। एक ऐसी भेड़ होती है जो लोगों की खाल उतार कर खुद पहन लेती है। वो उनकी चाल, बोलने का तरीका सब कुछ नकल कर सकती है, यहाँ तक कि उनकी यादें भी। कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारे आसपास असली इंसान कौन है। और कहते हैं जब वो 6 लोगों की खाल पहन लेती है तो पूरी तरह इंसान बन जाती है और आखिर में उसी इंसान का रूप ले लेती है जिसकी खाल उसने सबसे आखिर में पहनी होती है। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई और पता नहीं क्यों मुझे कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी लगने लगी। ली हुआ मुझे घूरने लगा। उसकी काली आंखें और बड़ी होती जा रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कहीं वो खाल उतारा गया इंसान? मैं तो नहीं। मैं डर के मारे लगभग बिस्तर से उछल पड़ा। ली हुआ, प्लीज ऐसा मत बोल, मुझे मत डराओ। मैं सच में डर से कांप रहा था, लेकिन डर के साथ अब गुस्सा भी आने लगा था। इतनी बड़ी बात चल रही थी और ली हुआ अभी भी ऐसा मजाक कर रहा था। लेकिन इस बार ली हुआ कुछ नहीं बोला। वो बिना कोई भाव दिखाए मुझे घूरता रहा। उसकी काली पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़कर लाल रंग की पतली रेखा जैसी बनने लगी। तभी मेरी नजर उसके गले पर गई। वहाँ एक हल्का सा कट का निशान था। फिर उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली, जब तुम पैदा हुए थे तभी से मैं तुम्हारा मांस काट काट कर खा रहा हूँ। आवाज पतली, नुकीली और अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर पूरी कोशिश करके इंसानों की तरह बोल रहा हो। मैं तुरंत मुड़कर भागने लगा। तभी ली हुआ की त्वचा के अंदर से धीरे धीरे एक भेड़ का सिर बाहर निकलने लगा। मैं चीख पड़ा और मेरी आंख खुल गई। अरे चिल्ला क्यों रहा है? तूने तो मुझे भी जगा दिया। ली हुआ झुंझलाकर आंखें मलते हुए बोला। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे भूत देख लिया हो। मैं तुरंत बिस्तर से कूदकर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। क्या हो गया है तुझे? मैंने उसके गले की तरफ देखा। वो बिल्कुल साफ था, कोई घाव नहीं। क्या कल रात सच में सपना था? मैंने पूछा। क्या तुमने मुझसे कभी उस अजीब भेड़ वाली कहानी की थी? क्या बात कर रहा है? लगता था सच में सपना ही था, लेकिन मैंने मन ही मन तय कर लिया, आज चाहे जो हो जाए उस बूढ़ी भेड़ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ मैंने देखा था सब गांव के मुखिया को बताऊंगा। तभी माँ ने हमें नाश्ते के लिए बुलाया। मैं और ली हुआ रसोई में पहुंचे। चाचा आराम से बैठे दलिया खा रहे थे। वो हंसते हुए माँ से बोले, मानना पड़ेगा ली हुआ की माँ खाना अच्छा बनाती है, लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद कहीं बेहतर है। चाचा बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। मैंने उनका गला ध्यान से देखा, कोई घाव नहीं था। क्या सच में पिछली रात हमारा भ्रम था? चाचा ने हमें लगातार घूरते देखा तो बोले, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है?
नहीं, वो गरम दलिया ऐसे पी रहे थे जैसे उन्हें गर्मी महसूस ही नहीं हो रही। मैं चुपचाप खाने लगा, लेकिन नजरें उन पर थीं। अचानक मैंने देखा उनकी आंखें जो सामने देख रही थीं, एक झटके से किनारे की ओर घूमी और सीधे मुझे देखने लगी। एक पल के लिए उनकी पुतलियां सिकुड़कर दो काली पतली रेखाओं जैसी बन गई। मेरे हाथ कांप गए, कटोरा लगभग गिर गया, लेकिन अगले ही पल सब फिर सामान्य हो गया, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैं ली हुआ को बताने ही वाला था, लेकिन उसका चेहरा मुझसे भी ज्यादा पीला पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर खींच ले गया। पीछे से माँ की आवाज आई, अरे तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? लेकिन हम नहीं रुके। कोने में पहुंचकर ली हुआ हाँफते हुए बोला, मैंने भी देखा। मैंने अपने पापा की आंखें बदलते देखी। दिन के उजाले में भी हम दोनों के शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। अब क्या करें? चलो गांव के मुखिया के पास चलते हैं। हम दोनों मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया और उनकी पत्नी दोनों घर पर थे। गांव वाले उन्हें माँ को कहते थे। जवानी में वो झाड़ फूंक और ऐसी चीजों की समझ रखती थी। हमें देखते ही उनकी आंखें सिकुड़ गईं। मैं बोला, दादी मेरे पापा ने उस बूढ़ी भेड़ को नहीं मारा। मैंने पूरी बात शुरू से आखिर तक बता दी। मुखिया सुनकर घबरा गए। तुम्हारे पिता ने कितनी बड़ी गलती कर दी। माँ को बोली, उन्हें पूरी तरह दोष नहीं दे सकते। उन्होंने उस भेड़ को इतने साल पाला है। वो पहले ही उसके असर में आ चुके हैं। जो भेड़ इतनी उम्र तक जिंदा रहे वो साधारण नहीं रहती। उसका असर इंसान के दिमाग पर पड़ना आसान होता है। तुम्हारे चाचा और छोटा बच्चा अब नहीं बच सकते। उनकी खाल उतारी जा चुकी है। ये कोई सामान्य राक्षसी भेड़ नहीं, इसे शव त्वचा भेड़ कहते हैं। जब ये छठी खाल उतार लेती है तो पूरी तरह उसी इंसान का रूप लेकर उसकी जिंदगी जीने लगती है। मापो ने ली हुआ की तरफ देखा। मैं सन्न रह गया, क्योंकि जो वो कह रही थी ठीक वही बात मैंने अपने सपने में ली हुआ से सुनी थी। ली हुआ की आंखें लाल हो गई, आंसू बहने लगे। मेरे पापा मर गए। उसे देखकर मेरे अंदर अपराध बोध भर गया। अगर मेरे पापा जिद करके उस बूढ़ी भेड़ को पहले मार देते तो चाचा नहीं मरते और छोटा बच्चा भी बच जाता। मापो बोली, उस भेड़ को हर हाल में मारना होगा। बूढ़े जाओ कस्बे से कसाई को बुला कर लाओ। मुखिया बोले, एक भेड़ को मारने के लिए कसाई क्यों? मापो ने धीरे से कहा, ऐसी चीज को साधारण तरीके से नहीं मारा जा सकता। सिर्फ कसाई की हत्या वाली छुरी काम करेगी। उसमें इतनी भारी मारक शक्ति होती है कि वो उस बूढ़ी भेड़ को दबा सके। मुखिया ने सिर हिलाया और